हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ सीटेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी जो है विषय लेकर के, जिसका नाम है हिंदी। और आज की क्लास में हम हिंदी के 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसको यदि आपने रिवीजन किया होगा या अपनी नोट में पढ़ा होगा या किसी बुक में पढ़ा होगा तो आई होप आप इस 10 से 5 तो क्लियर ही कर लेंगे, क्योंकि हिंदी जहाँ भी फ्रेंड्स पूछी गई है, जितना भी क्वेश्चन इससे रिलेट किया गया है, इस बार जो नया जो आपने सीटेट देखा है उसमें आपने देखा होगा कि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हिंदी पेडागॉजी ही पूछी गई है। फ़िलहाल इसमें व्याकरण से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने इसमें व्याकरण और हिंदी पेडागॉजी से संबंधित क्वेश्चन को रखा हुआ है। फ्रेंड्स, मैं पहले बता दूं, इसके पहले मैंने सीटीपी के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगभग 200 से 300 जो है क्वेश्चन मैं ले चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं, कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, तो उन वीडियो को ज़रूर देखें। और चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, है क्या, और फ्रेंड्स मैं अपनी तरफ से ये बताना चाहूँगी कि आपको यदि सेशन पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे और अपना कन्फ्यूज़न आप दूर कर सकें और मुझे भी खुशी हो कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। स्वर तंत्रियाँ किसे कहते हैं? जैसे हम मुंह से कोई वर्ड बोलते हैं, हम बात कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक ही अंग, जैसे हमारा मुंह है तो उसमें एक ही जो है भाग टच होता है या एक ही भाग से हम वर्ड को बोल पाते हैं, नहीं। आप देखते होंगे इसमें आपका कंठ, तालु, होठ, जीभ, मूर्धा, दंत, ये सारे टच होकर किसी वर्ड को उच्चारित करते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। स्वर तंत्रियाँ किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। तो जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय या बोलते समय हमारे जो जीभ है उसमें कंपन नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, आपने ज़रूर अघोष, सघोष, संघर्षी व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन या संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन आदि के बारे में पढ़ा होगा। तो आप वीडियो देखिएगा और आपने कितने क्वेश्चन सही करें ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मैंने जो वीडियोस बनाई है वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए फ्रेंड्स, बारी बारी से पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उसे फ्रेंड्स अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, बोलते समय हमारे जो है स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा तो वो अघोष होगा, और जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय, वो होते हैं आपके सघोष। ठीक है, संघर्षी व्यंजन उसे कहते हैं जो उष्मा के साथ बाहर आते हैं। ठीक है, कोई भी उच्चारण हम कर रहे हैं और वह उष्म जैसे उष्म व्यंजन को आप संघर्षी व्यंजन में रख सकते हैं, जैसे श है आपका है। ठीक है, तो संघर्षी व्यंजन वो होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, इसको ड को आप माफ़ करिएगा, ड को और बोलते हैं इनको। आई होप आपको क्लियर होगा उत्क्षिप्त व्यंजन। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अघोष व्यंजन। फ्रेंड्स, यदि आपको इन जो सघोष अघोष ये व्यंजन बहुत ही बेसिक समझना है तो ज़रूर बताइएगा, मैं वीडियोस बना दूंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, कि जो शब्द संस्कृत से मूल रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, है ना। ऑप्शन देख लेते हैं। तद्भव, तत्सम, देसी, चौथा है आपका विदेशी। तो देसी विदेशी नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ संस्कृत की बात हुई है तो देसी विदेशी तो होगा नहीं, नहीं विदेशी में संस्कृत बोली जाती है, ना हमारे देसी जो लैंग्वेज होती हैं उनमें भी संस्कृत का वर्ड नहीं होता है। तो तद्भव तत्सम आप ज़रूर पढ़े होंगे, और करीब अगर हम 9th में भी या 7th की भी बुक हम उठा के देखें तो हमें तद्भव तत्सम बहुत ही ईजी से मिल जाएंगे। और हमने क्लास 6 से आई होप
जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ कि क्लास 6 से हमने तद्भव तत्सम के कुछ न कुछ एग्जाम्पल उदाहरण देखे हुए हैं, और 9th-10th में तो तद्भव तत्सम की बौछार हो गई है कि नहीं। तो जो संस्कृत शब्द जो है मूल रूप से किस में आ गए हैं, पूरी जैसे सेम है सेम उसी तरह हिंदी में आ गए हैं, वो जो है आपकी तत्सम है। ठीक है। और फ्रेंड्स बताइएगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कुछ तत्सम कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमारे मूल भाषा में उसी तरह आ गए हैं सेम टू सेम, उनका नाम ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियोस को पसंद किया है और देखा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वह बाग तो यहाँ होगा नहीं फिलहाल, वह कि जिसके, तो फ्रेंड्स वह बाग के जिससे किसी बात का होना प्रकट हो, तो बाग नहीं है वाक्य होगा यहाँ पे, आप इसको बना लें फ्रेंड्स वाक्य। ठीक है। यह ग्रामर का पोर्शन अभी तक जितना भी हमने देखा, 3 क्वेश्चन जो है ये व्याकरण से रिलेट है। देखिए, वह वाक्य जिससे किसी बात का होना प्रकट हो, क्या कहते हैं उसे? निषेधात्मक, आज्ञार्थक, विधानार्थक, शब्दबोधक। तो इसका सबसे सही ऑप्शन जो है आपका विधानात्मक। निषेधात्मक वाक्य तब होगा जब उसे उस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होगा और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका लगा होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपका लगा होगा तो वो निषेधात्मक वाक्य होगा। आज्ञार्थक वो होगा जिस वाक्य से हमें ये प्रकट हो कि हम ऑर्डर हमें कहीं से मिल रहा है। ठीक है, जैसे मुझे एक गिलास पानी ला दो। ठीक है, एक गिलास पानी ला दो, तो ये आज्ञार्थक है। मैं आपके लिए पुस्तक ला रहा हूँ। ठीक है, तो ये आज्ञार्थक है। निषेधात्मक जब भी वाक्य तब होगा जब आप कोई वाक्य को निगेटिविटी देख रहे हैं या उसमें नहीं उस काम को उस क्रिया को नहीं करने का बोध होता है, तो वह जो है निषेधात्मक होता है। और सबसे बड़े ऐसे एग्जाम्पल है पहचानना, तो उसे आप क्वेश्चन मार्क से पहचानिए। शब्दबोध नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा शर्त बोध। ठीक है, शर्त बोध जो होता है वो आपका जिसमें शर्तें होती हैं, जिस भी वाक्य से जो शर्त चीज़ें होती हैं, जैसे हमने कहा कि क्या तुम इस बार एग्ज़ाम पास कर लोगे, तो ये शर्त बोधक वाक्य हुआ। तो आपका ये हो गया। बहुत ही ईजी था, ऑप्शन देख के ही क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी CDP में तो क्वेश्चन ही देख के क्वेश्चन तो समझ में आता, ऑप्शन देख के फंस जाते हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी में ऐसा नहीं है। तो आप चौथा देखेंगे, निम्न पठन के प्रकारों में कौन सा सही नहीं है? मौन पठन, ये पठन होता है। सस्वर पठन होता है। गहन पठन, मौन पठन उसे कहते हैं जब हम मन में पढ़ते हैं, चीज़ों को आवाज़ बाहर नहीं निकालते हैं। सस्वर पठन होगा जब हम आवाज़ या बोल कर चीज़ों को पढ़ते हैं और सीखते हैं। गहन पठन उसे कहते हैं कभी हम मौन में भी रह के उसको पढ़ लेते हैं और सस्वर भी पढ़ लेते हैं और बहुत ही गहरे तरीके से उसको समझते हैं। ठीक है, चौथा है आपका स्वेच्छा पठन। तो स्वेच्छा पठन हो नहीं सकता फ्रेंड्स, यही आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे का, कि अगर स्वेच्छा से पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई स्वेच्छा से पढ़ने बैठता है। जिसको किसी भी चीज़ से कुछ चाहिए नहीं, वो चीज़ें अक्सर नहीं मिलती हैं। जैसे कि हमें सीटेट क्यों क्लियर करना है, क्योंकि हमें टीचर बनना है। टीचर क्यों बनना है, तो सबके अलग अलग पहलू हैं। किसी को जॉब चाहिए ही चाहिए क्योंकि बहुत पढ़ चुका है, किसी को तो पैसे कमाना है इसलिए टीचर बनना है, किसी लोगों की खुशी है कि हम चाहते नहीं कि लाइफ में खाली बैठें, बिज़ी रहें कुछ, ताकि इधर उधर में ध्यान न लगे। जैसे हमारे जैसे लोग हैं कुछ बिज़ी रहना पसंद करते हैं हमेशा। तो ये रहे आपके 4 क्वेश्चन। अगला देखते हैं 5वां, वर्तनी की अशुद्धियों के मुख्य कारणों में से निम्न में से कौन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं पूछा गया है, तो जो पॉजिटिव होगा, जब नहीं वाले वर्ड आते हैं फ्रेंड्स, माफ़ करिए, जब नहीं वाले आते हैं तो आप उन्हें बहुत ही ध्यान से देखें। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखें जब नहीं के क्वेश्चन आए। ठीक, तो जो इसमें पॉजिटिव होगा वो गलत होगा, जो निगेटिव होगा वही सही होगा। ठीक, तो मानक हिंदी वर्णमाला तथा मात्राओं का सही ज्ञान न होना, तो ये बात सही है। जो चीज़ सही होगी वो गलत होगी। ठीक ना, इस ऑप्शन में इस क्वेश्चन के हिसाब से।
तो हाँ, अगर वर्णमाला में हमें दिक्कत होगी, मात्रा ज्ञान नहीं होगा, तो हमें वर्तनी या बोलने में अशुद्धियाँ होंगी, लिखने में भी अशुद्धियाँ होंगी। उच्चारण की शुद्धता, हाँ, अगर हम उच्चारित चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं तब भी हमें बोलते समय अशुद्धियाँ होंगी। तीसरा है व्याकरणिक नियमों की विशेषता, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय द्वारा शब्द रचना से संबंधित नियमों का ज्ञान न होना। तो जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वर्तनी करते हैं, तो उसमें हम व्याकरण नियमों, जैसे हमें बोलना है कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, ठीक है, तो यहाँ व्याकरण नियमों की विशेषता या संधि, समास, उपसर्ग की ज़रूरत है क्या? इसमें व्याकरण से संबंधित नियमों की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ, हम जैसे हिंदी हमने सीखा है तो हमने अपने पर्यावरण से सीखा, हमने अपने परिवार से सीखा, हमें किसी व्याकरण से किसी पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं हुई है। और आप ही बताइए, आपको कहना है कि मुझे आज स्कूल जाना है, ठीक है, तो क्या इसमें संधि और समास पढ़ेंगे आप? उपसर्ग प्रत्यय कहाँ से लगाएंगे? ठीक है, तो ये जो है आपका। और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका विद्यालय में शिक्षकों की बातों पर ध्यान न देना, तो ये भी आपका कोई ऑप्शन नहीं हुआ। तो ये पहला, दूसरा, चौथा गलत हो गया और आपका सबसे सही और क्लियर आंसर हो गया तीसरा। आई होप फ्रेंड्स क्लियर होंगी मेरी बातें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, वो जो था वो हिंदी पैडागोजिक्स था, अब ये व्याकरण से मैंने लिया है। व्याकरण से मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं व्याकरण से चीज़ें जब हम देखते हैं और कहीं ना कहीं व्याकरण को रटना पड़ता है, मुझे ये लगता है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। क्षणिक का विलोम शब्द है, ठीक है, ये आपका विलोम शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि कहाँ से नया जगह से पूछ दिया है। तो क्षणिक मतलब तुच्छ, छोटा, कम समय में, ठीक है, कम समय में। अब इसको एक तरफ से कम समय में कह सकते हैं, ठीक है, क्षणिक मतलब कम समय में। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, शाश्वत, स्थिर, स्थावर और दीर्घ। तो शाश्वत वो होता है जो बहुत पहले समय से चला आ रहा है, ये बहुत कम समय में, ठीक है, और यहीं पे इसका हुआ शाश्वत का हो जाएगा जो बहुत पहले समय से चला आ रहा है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, तो ये इसका विलोम हो जाएगा क्षणिक का शाश्वत। इस, ठीक है, स्थित का अस्थित हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं फ्रेंड्स आगे सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है, तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसका ऑप्शन में डायरेक्ट बता देती हूँ, वो है आपका परोक्ष, ठीक है। एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है, जहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है, ठीक है। और विपक्ष का हो जाएगा पक्ष, ठीक है, पक्ष हो जाएगा इसका विलोम। और अपकर्ष का हो जाएगा आपका उत्कर्ष, उत्कर्ष जो हो जाएगा वो आपका अपकर्ष से रिलेट करेंगे, इसका विलोम हो जाएगा उत्कर्ष। आई होप बात क्लियर होगी। चलते हैं आगे फ्रेंड्स, क्योंकि कम समय में ही 10 क्वेश्चन निपटा लिया जाए तो बढ़िया होगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन के लिए कुछ ज़्यादा समय न लिया जाए तो बेहतर है। तो कृष्णा नहीं, यहाँ पे फ्रेंड्स कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कृष्ण का निम्न में से क्या अनिकार्थिक शब्द नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। देखिए ऑप्शन, काला, वेद व्यास, कृति, एक पक्ष, ठीक है। तो काला, कृष्ण मतलब काला भी होता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। देखिए नेगेटिव जो पूछता है तो जो पॉजिटिव रहेगा उसको आप कट करेंगे, वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। जब नेगेटिव पूछता है तो आपको यहाँ नेगेटिव ही सही लगाना है, पॉजिटिव नहीं सही लगाना है, ठीक। तो कृष्ण का निम्न में से क्या अनिकार्थिक शब्द नहीं है, तो काला है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। वेद व्यास को भी कृष्ण के नाम से जाना जाता था, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। एक पक्ष, समय के एक काल को या समय के एक पहलू को एक पक्ष कहते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हुआ। लेकिन कृष्ण का जो अनिकार्थिक शब्द है वो कृति नहीं होता फ्रेंड्स, आपने कहीं भी इस चीज़ को नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे आपका टाइपिंग में भी क्या क्या टाइपिंग हो जाता है भाई, मेरी भी टाइपिंग में क्या बताऊँ, कभी कोई हो जाता है मुझसे। मेरा किए जाने, घृणा किए जानने योग्य, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसे हम घृणा करें उसे क्या कहेंगे, घोषित, घृणित, घृण्य या घर फोड़वा। तो नहीं है भैया, ये घोषित नहीं है, ये है घृण्य। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ज़रूर देखा होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा व्यक्ति जो घृणा करने के योग्य है
उसे क्या कहते हैं? तो वो है आपका घृण्य। ठीक है, ये आपके हुए 9 क्वेश्चन। और आखिरी क्वेश्चन जो है, सबसे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, उसे देखते हैं। वो है आपका सिक्का जमाना का आशय क्या है? ये आपका है क्वेश्चन आया हुआ आप मुहावरों से। सिक्का जमाना का आशय है क्या है? सिक्का जमाना, ठीक है, धनी होना बिल्कुल नहीं, बलवान होना नहीं, रौब गाटना नहीं। सिक्का जमाना मतलब अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेना, कि मतलब हमारी तो वहाँ पे चलती है, हमने सिक्का जमा लिया है। ठीक है, तो प्रभाव स्थापित करना, ये आपका क्या हो जाएगा? 10वें का तीसरा सबसे सही और सटीक ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सेशन के 10 क्वेश्चन। और इतने क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वीडियोज़ देखने के लिए धन्यवाद।